Hello students, I welcome you all to Major HS Kalsi's Baloi Academy. This is your GS mentor Asmita Singh, and today we'll be covering some important current affairs for the month of March. So let's start the class. So the very first current affair is related to Varanasi. See, वाराणसी की जो कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में. नाउ व्हाट्स द रीजन? इन्होंने बेसिकली 2.5 लाख सैपलिंग्स एक ही घंटे में सिंगल आवर में क्या करें, बेसिकली सो किए. The large scale environmental initiative was undertaken by the Varanasi Municipal Corporation on 1st of March. मतलब आज तक इंडिया में ऐसा कोई भी स्टेट या ऐसी कोई भी सिटी नहीं है जहां पे 1 आवर में 2.5 लाख सैपलिंग्स को बेसिकली प्लांट किया गया हो. सो क्वेश्चन आने के दो तरीके हैं. What is the name of the city? All right, especially it is the parliamentary constituency of Prime Minister. So this information is really important. और एक घंटे में कितनी सैपलिंग्स को प्लांट किया? That is 2.5 लाख. All right, और ये जो रिकॉर्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे भी. So this question is very much important. Let's see the next information, which is regarding this woman whose name is Sabha Shaul. All right, in a landmark development for Jammu and Kashmir's prison administration, she has been appointed as superintendent of police for Central Jail, Srinagar. इससे पहले कोई भी ऐसा नहीं था जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जहां पे कोई वुमेन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थी. तो ये पहली बनती है. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन आएगा. सी स्टूडेंट्स, जब से आर्टिकल 370 रिवोक हुआ है, और आर्टिकल 370 कब रिवोक हुआ था ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, आज से 6 years बैक, दैट इज इन 2020. तो एक स्टेट था जिसको बाइफर्केट किया जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में. तो सबा शॉल 6 years के बाद पहली क्या बनती है, सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल जेल. ठीक है, सो आप ये नाम याद रखेंगे. और ये कब से फोर्स में आया है? 2 March 2026 से, मतलब 2 March से ये अपनी बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी एज फर्स्ट वुमेन सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल जेल श्रीनगर. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन which is regarding Tamil Nadu. अभी we are covering the state news. तमिलनाडु ने भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की है किसमें? ऑर्गन डोनेशन में. सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यूज किस फैक्ट से रिलेटेड है. तमिलनाडु ने इंडिया का लीडिंग स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है और यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेट हुआ है. इफ आई टॉक अबाउट ऑर्गन डोनेशन, व्हेन समवन पासेस अवे, उनके जो भी ऑर्गन हैं जो कि यूजफुल हो सकते हैं किसी दूसरे पर्सन के लिए, उनको क्या कर दिया जाता है? डोनेट कर दिया जाता है. हालांकि ये बहुत ये आप बेसिकली एक वॉलंटरी थिंग है. ये खुद से जो डोनर है या डोनर की जो फैमिली है वो सिग्नेटरी होने चाहिए, तभी आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं. तो तमिलनाडु ने बेसिकली 57 डिसीज्ड डोनर्स, डिसीज समवन हु has passed away, all right, in the first 2 months of 2026. मतलब अगर मैं जनवरी और फरवरी के डेटा की बात करूं तो तमिलनाडु बन गया है लीडिंग स्टेट, क्योंकि उसने 57 डिसीज डोनर्स को अरेंज करा है और ऑर्गन्स डोनेट करे हैं. All right, the program is overseen by the Transplant Authority of Tamil Nadu. So आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी अथॉरिटी है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. So the name of authority is TransTin. All right, which has built a structured and transparent ecosystem for organ donation. ये जो अथॉरिटी है पिछले 20 years से, you can see पिछले 2 decades से इस ऑब्जेक्टिव को आगे लेकर बढ़ रही है. ठीक है, चलिए let's see the next information which is regarding आंध्र प्रदेश. सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि प्रोजेक्ट हनुमान के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए. प्रोजेक्ट हनुमान इज रिलेटेड टू which objective? So अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की, पहला क्वेश्चन, ये हर साल कौन से डे सेलिब्रेट करा जाता है? 3rd March एवरी ईयर. एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है.
important days and themes. All right. So basically 3rd of March को every year we celebrate World Wildlife Day. आंध्र प्रदेश ने क्या लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट हनुमान. ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं. The initiative aims to address the rising incidence of human wildlife conflict. सबसे पहले human wildlife conflict के बारे में समझते हैं स्टूडेंट्स. देखिए, कई बार ऐसा देखा गया है कि या तो एक एनिमल ह्यूमन के एरिया में ट्रेसपास कर देता है या फिर एक ह्यूमन एनिमल की एरिया को एनक्रोच कर देता है. ऐसे में क्या होगा? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होगा. इसके आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ. कई बार जो एनिमल्स हैं, स्पेशली जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, वो क्रॉप्स डैमेज कर देते हैं या फिर जो एक सेटल्ड सिविलाइजेशन है उसको डैमेज कर देते हैं. और वाइस वर्सा अगर हम देखें तो कई बार ह्यूमंस चले जाते हैं उन एरियाज में जहां पे सिविलियंस का आना अलाउड नहीं है. वहां जाकर ये किलिंग करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग करते हैं. कई बार अपने शौक के लिए, कई बार उनकी स्किन को बेचने के लिए, कई बार ट्रेड करने के लिए. और ये सारी चीजें इलीगल हैं, ये सारी चीजें इंडिया में बैन है. कई बार आप देखते होंगे, आपको न्यूज सुनने में आती होगी, स्पेशली एलिफेंट से रिलेटेड काफी न्यूज सुनने में आती है कि एक एलिफेंट ने एक ह्यूमन को क्या कर दिया, बेसिकली कुचल दिया. राइट. सो ये इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. तो इनको क्या करना है? इनके जो इंसिडेंट्स आ रहे हैं ना, इनको रिड्यूस करना है. क्योंकि एक तो हमें वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू करना है, उनके एनवायरनमेंट को स्ट्रेंथन करना है, एक अच्छा इकोसिस्टम मेंटेन करना है, ट्रीटमेंट और मॉनिटर भी करना है वाइल्ड लाइफ को. तो इसीलिए प्रोजेक्ट हनुमान को किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने. दैट टू ऑन विच डे? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे. आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एक तो इस पर्सपेक्टिव से, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स के पर्सपेक्टिव से, और क्योंकि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपको एक स्टैचू दिखाई दे रही होगी. ठीक है, ये 16th सेंचुरी की स्टैचू है. इट्स वेरी ओल्ड स्टैचू. सी, ये इंडिया में ही थी, लेकिन एक बेसिकली पर्सन थे जिन्होंने इसको खरीद लिया था. ठीक है, और सिर्फ खरीदा नहीं, आप टाइमलाइन देखिएगा, 1967 में इन्होंने बेसिकली एक फॉरेनर को इसको बेच भी दिया बहुत सस्ते दामों में. अब वो फॉरेनर ले गए इसको कहाँ पे? बेसिकली वो तो ले गए जहाँ पे वो रिजाइड करते थे, बट उनके जाने के बाद ये जो आर्टिक्राफ्ट है ये पहुंच गया एशमोलियन म्यूजियम, दैट इज at the University of Oxford, right? So basically अब इसको क्या किया जाएगा? वापस किया जाएगा, बिकॉज ये तमिलनाडु के टेम्पल में क्या थे, बहुत ही इज्जतदार तरीके से इनको ऑनर के साथ वहां पे रखा गया था उस टेम्पल में. ठीक है, बट इसको ऐसे खरीद लिया गया, फिर इसको बाकी कहीं और बेच दिया गया. तो बेसिकली इस पे 2019 से बेसिक केस चल रहा था कि ये आर्टिक्राफ्ट को वापस लाना जरूरी है. तो ये स्टैचू किसकी है? पहले तो ये कौन सी स्टैचू है? ब्रोंज स्टैचू है. कौन से टाइम की है? 16th सेंचुरी की है किसकी? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट तिरुमनकई अलवर की है. ओरिजिनली फ्रॉम द टेम्पल, एज आई टोल्ड यू, तमिलनाडु में एक टेम्पल था. ठीक है, इसको वापस करेगी कौन? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में स्थित एशमोलियन म्यूजियम. द स्टैचू मेजरिंग, अगर इसके मैं मेजरमेंट की बात करूं, ये 57.5 सेंटीमीटर्स है हाइट में. ठीक है, और ये म्यूजियम में देखिए, मैंने आपको बोला ना, जिन्होंने इसको बेसिकली खरीदा था उन्होंने जाते इसको कहाँ पे रख दिया? म्यूजियम में रखवा दिया. ठीक है, सो 1967 की बात है ये. तो अब जाके ये फाइनली इंडिया को रिटर्न होगा. चलिए अब बात करते हैं देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की. सी, कभी भी अगर करंट अफेयर में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई नेशनल पार्क का मेंशन हो जाता है तो आपको, या फिर कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व का, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ध्यान ये रखना है कि ये जो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड कहाँ पे है? सबसे पहले इट इज इन ओडिशा. ठीक है, सो बिकॉज लोकेशन पूछता है सबसे पहले. स्टैटिक जीके के बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. ठीक है, और कई बार करंट अफेयर से स्टैटिक जीके डिड्यूस करी जाती है. कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है. तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं पहले करंट अफेयर्स को फॉलो करना है, बिकॉज कई बार करंट अफेयर से ही स्टैटिक जीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं. स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑल इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो सारी तो एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी. अगर
कोई स्पेसिफिक पूछी जा रही है तो शायद वो न्यूज में है या वो कोई सिग्निफिकेंस होल्ड करती है। चलिए ये न्यूज में क्यों थी, यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड एडिशन, ठीक है, ऑफ द 2 डे, 2 दिनों का एक फेस्टिवल हुआ है, इंडियन बाइसन फेस्ट नाम है उसका, ये है बाइसन, ठीक है, ऑन 8 मार्च, बिकॉज हम मार्च के करंट अफेयर कर रहे हैं इसलिए आपको मार्च की ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। कहाँ पे हुआ, एट 0 पॉइंट, एक जगह का नाम है, हाईलाइटिंग कंजर्वेशन ऑफ द इंडियन बाइसन, क्योंकि इंडियन बाइसन को कंजर्व करने की जरूरत है। सी किसी भी फौना या फ्लोरा की स्पेशी को कंजर्व करना इंपॉर्टेंट ही है, स्पेशली अगर वो एंडेंजर्ड है या रेड लिस्ट में है, ठीक है, या एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। तो यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के लोग लोकली इसको गयाला बोलते हैं, गयाला, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय द हीराकुड वाइल्ड लाइफ डिवीजन। इस फेस्टिवल को या इस फेस्ट को ऑर्गेनाइज किसने किया, हीराकुड वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने। अब आपको हीराकुड से याद आ जाना चाहिए कि भारत का लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, ठीक है, हाईएस्ट तो है उत्तराखंड का टिहरी डैम, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हैं, दिस इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये क्या है, लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, दैट इज हीराकुड डैम, हीराकुड डैम। अगर मेन डैम की बात करूं तो 4.8 किलोमीटर है, और अगर पूरे एरिया की बात करूं तो 25 किलोमीटर के स्पैन में फैला हुआ है, सोचिए इतना लंबा डैम है, ठीक है, हीराकुड डैम। और हीराकुड डिवीजन ने ही, वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने ही इस फेस्टिवल को, इस फेस्ट को ऑर्गेनाइज करा। यहाँ पे कौन कौन थे, स्टूडेंट्स थे, रिसर्चर्स थे, वॉलंटियर्स थे, नेचर एंथुजियास्ट थे जो नेचर कंजर्वेशन में स्टेप्स लेते हैं, मेजर स्टेप्स लेते हैं, और इन्होंने क्या करा, सेलिब्रेट करा ग्रोइंग गौर, इसको ना गौर भी बोलते हैं, पॉपुलेशन इन द देवरीगढ़ हीराकुड लैंडस्केप, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि लोकली क्या कहा जाता है बाइसन को, इंडियन बाइसन फेस्ट कब सेलिब्रेट किया, ठीक है, और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये फेस्ट एसोसिएटेड है। सो सच क्वेश्चंस मे अपीयर इन योर एग्जाम। Very important information regarding Tamil Nadu. Tamil Nadu has inaugurated its first dark sky park. Okay, what is this dark sky park? See, बहुत कोशिश करी जाती है किसी एरिया में लाइट पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने की। सबसे पहले इस टर्म का मतलब समझाती हूँ। व्हाट इज मिनिमल लाइट पॉल्यूशन? जहां पे भी आर्टिफिशियल लाइट या फिर जैसे अगर आप किसी अर्बन एरिया में चले जाएं तो आपको वहां एक नेचुरल डार्कनेस नहीं दिखाई देगी। आपको क्या दिखाई देगी? आपको इंडस्ट्रीज में या लोगों के फ्लैट्स में, घरों में, इंस्टीट्यूट्स में जलने वाली लाइट्स दिखाई देंगी, राइट। और उस लाइट की वजह से कहीं ना कहीं जो एक नेचुरल डार्कनेस होती है वो डिमिनिश हो जाती है। इसी को बोलते हैं लाइट पॉल्यूशन। लेकिन इस तरीके के जो डार्क स्काई पार्क होते हैं, यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं होती, यहाँ सिर्फ रोशनी होती है स्काई की या स्काई में जो स्टार्स हैं। तो ऐसे पार्क्स में एक तो आप स्टार गेजिंग कर सकते हैं, तारों को देख सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी परफॉर्म कर सकते हैं, आप मीटियोर्स को गिरते हुए देख सकते हैं, आप ऑरोरास देख सकते हैं। और ये जो सारे टर्म्स मैं बोल रही हूँ, दे ऑल आर रिलेटेड टू दी डार्क स्काई पार्क, ठीक है। तो तमिलनाडु ने इनॉग्रेट करा है अपना पहला डार्क स्काई पार्क। माय क्वेश्चन फ्रॉम यू इज, आप इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, ऑलराइट, इसको मेंशन करिए। चलिए, एट दी अरियूर, और ये जो तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क है वो अरियूर शोला रिजर्व फॉरेस्ट इन कोली हिल्स, नमक्कल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लोकेशन पूछ सकता है। मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रमोटिंग एस्ट्रो टूरिज्म, मैंने जो सारे पॉइंटर्स बताए यही है एस्ट्रो टूरिज्म, इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, स्टेट में। द फैसिलिटी वाज लॉन्च्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च की? फॉरेन मिनिस्टर आर.एस. राजा कन्नप्पन ने, ठीक है। कहां से? चेन्नई, विच इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। सो इंपॉर्टेंट। Let's move to the next information which is regarding ओलियम गैस। सबसे पहले अगर मैं साइंस के पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दूं, ठीक है, साइंस में भी कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस? केमिस्ट्री। सी, आपने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में सुना होगा, विच इज H2SO4। इसमें जब SO3 दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड को क्या करा जाता है, बेसिकली डिसॉल्व किया जाता है, तो बहुत ही ऑयली डेंस
लिक्विड आपको मिलता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, या इसका जो नाम है वो क्या है, ओलियम गैस। अब कहीं पे भी जब इस तरीके से कोई ऑयल लीक हो जाता है या कोई केमिकल लीक हो जाता है, आपने कुछ ऑयल स्पिल्स के भी केसेस सुने होंगे ओशियंस में, तो वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करंट अफेयर्स में आने के बहुत चांसेस हैं। सो एक मेजर लीक हुआ है किसका, ओलियम गैस का, एट अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन महाराष्ट्र पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, तो महाराष्ट्र के जो ये पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहां पे क्या हुआ है, ये स्पिल हुआ है, ठीक है। एंड इस वजह से क्या हुआ है, इवैक्यूएट करना पड़ा कुछ 2600 लोगों को, ठीक है। तो दो तीन चीजें जो आपको याद रखनी है, कौन सी गैस लीक हुई थी, कहां पे हुई थी, पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और महाराष्ट्र के पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। कितने लोगों को इवैक्यूएट कराया, 2600। फॉर्चुनेटली कोई भी इसमें किसी की भी लाइफ का लॉस नहीं हुआ, ठीक है, सब बच गए, लेकिन उनको रेस्क्यू कराया गया। द इंसिडेंट अकर्ड एट द यूनिट ऑफ भगेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आपसे अगर इंडस्ट्री का नाम पूछें कि ये कौन सी इंडस्ट्री का इंसिडेंट है, तो दिस इज द नेम फॉर यू, ठीक है। और ये लोकेटेड कहाँ है, बोईसर MIDC इंडस्ट्रियल एरिया ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, मतलब मुंबई के आसपास ये एरिया स्थित है, वहां का ये इंसिडेंट है, ठीक है, देख सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन which is regarding the Mood Valley of Ladakh। Again, मैंने जैसा कि बोला स्टूडेंट्स, JNK और लद्दाख के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इन द रिमोट मूड वैली ऑफ लद्दाख अ रिमार्केबल कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन एफर्ट। किसको कंजर्व कर रही है वो कम्युनिटी, ये देखिए कितने क्यूट हैं, कितने ज्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। रदी शेल डक्स, ये डक्स की एक बेसिकली स्पेशी है, एंड देयर यंग फॉर ओवर 2 डेकेड्स। ये पिछले 20 सालों से, 20 ईयर्स से क्या कर रहे हैं, रदी शेल डक्स को कंजर्व कर रहे हैं। ईच समर विलेजेस ऑब्जर्व अ यूनिक नेचुरल स्पेक्टिकल एंड अ पेयर ऑफ रदी शेल डक्स गाइडिंग देयर फ्लेजिंग्स ऑन अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम वैली टू इंडस रिवर। तो ये वैली से इंडस रिवर की तरफ जब माइग्रेट कर रहे होते हैं, तो ऐसे दो आगे होते हैं और पीछे इनकी पूरी क्या होती है, आप कह सकते हैं कि जो भी ये माइग्रेटरी बर्ड्स का फ्लॉक है वो ऐसे क्या करता है, ट्रैवल करता है या माइग्रेट करता है। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सी वैली में पाए गए, मूड वैली ऑफ लद्दाख। चलिए, ये कौन है, ये है सीनियर डिप्लोमेट तरनजीत सिंह संधू। क्यों पढ़ना है इनके बारे में, ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है जो आपको जानने की जरूरत है। सो सीनियर डिप्लोमेट तरनजीत सिंह संधू, ये बेसिकली एम्बेसडर भी रह चुके हैं इंडिया के, फॉर विच कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स, याद रखिएगा, ठीक है। हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। सी, तो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के, तरनजीत सिंह संधू। सी, दिल्ली में कोई गवर्नर नहीं है, कौन सी पोस्ट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और दिल्ली में ही क्या है, CM भी है, वरना बेसिकली यूनियन टेरिटरीज में चीफ मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो दिल्ली में क्या है, CM है, और कौन बनते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू, फॉलोइंग अ reshuffle announced by the president of India। A seasonal Indian foreign service IFS रह चुके हैं, as I told you। संधू previously served as India's ambassador to US and played a key role in strengthening India-US strategic relations। That's why this question is important, ठीक है। पहले भी इन्होंने बहुत एक important post क्या की है, took over की है, तो इसीलिए important है एग्जाम के लिए। Okay, what's the next information? It's regarding the digital census। Do you know India में census होने वाली है, 2011 में हुई थी लास्ट, राइट, फॉर्मल सेंसस, और अब होगी 2027 में। इस बार क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस बार इंडिया ने एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है और इंडिया कंडक्ट कर रहा है इट्स फर्स्ट फुली digital population census with the soft launch of new digital tools and mascots for census 2027।
ठीक है, जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने अनवील किए हैं द इनिशिएटिव्स इन न्यू दिल्ली signaling the beginning of the preparations for what is expected to be the world's largest इन्यूमरेशन एक्सरसाइज। से पहले सिंपल सी बात है, इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, अब तो चाइना को भी सरपास करे हुए काफी टाइम हो गया है, राइट। ऐसे में कंसेंसस अगर डिजिटली नहीं हो और अगर उसमें हम बेसिकली कन्वेंशनल तरीके अपनाएं तो काफी टाइम लग सकता है और कुछ लूप होल्स भी हैं जो कि अपीयर हो सकते हैं। ऐसे में जब डिजिटल कंसेंसस होगी तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म में कंसेंसस होगी, ठीक है। और ये होने जा रहा है, अगर मैं आपको बताऊं, 2 फेजेस में डिवाइडेड है ये कंसेंसस। फेज 1 जो कि अप्रैल से शुरू भी हो चुकी है, ठीक है, और फेज 2 कहां तक जाएगी, मतलब फेज 1 अप्रैल से शुरू हो गई है 2026 से और फेज 2 जाएगी मार्च 27 तक, ठीक है। तो ये कंसेंसस क्या हो जाएगी, फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से एनवायरमेंट। सी एनवायरमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, वी ऑल नो द problems that all the countries are facing due to what? Due to climate change, right? So it's very important to preserve our species, isn't it? So a rare pair of dusky eagle owls has been sighted in the फेटो टूरिज्म जोन, इसको फैंटो भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फेटो या फैंटो टूरिज्म जोन है ये कहाँ पे है, तेराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। आपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा, उसी में है ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। वहां पे एक रेयर मतलब जो ऑलमोस्ट कहते हैं ना कि एंडेंजर्ड हो या फिर एक्सटिंक्ट ही होने की कगार पे हो, या जो स्पेशीज को पहली बार क्या किया गया है, बेसिकली साइट किया है, देखा गया है, पाया गया है, इसका नाम क्या है, डस्की ईगल आउल्स, ठीक है। पहले तो ये याद रखना, द डिस्कवरी हैज जनरेटेड एक्साइटमेंट अमंग कंजर्वेशन। अब सिंपल सी बात है, ऑल दोज पीपल हु आर कंजर्विंग द फ्लोरा और फौना, तो उनमें खुशी की लहर है। जितने भी कंजर्वेशनिस्ट हैं वो लग गए हैं भाई इसके बारे में सर्च करने में, ठीक है, अपनी थीसिस लेके बैठ गए हैं क्योंकि बहुत रेयर है, ठीक है। एंड बर्ड वॉचर्स, जो बर्ड वॉच जिनकी हॉबी होती है करना, एज द इल्यूसिव स्पीशीज वाज लास्ट ऑफिशियली रिकॉर्डेड। मैंने बोला ना, देखी कितने पहले देखी गई थी, 2010, और आज 16 इयर्स के बाद इसको फिर से क्या किया गया है, साइट किया गया है। इट इज, अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं तो ये कहाँ पाई जाती है, बेसिकली यूरोप में, एशिया में और नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है। और एशियन कॉन्टिनेंट में, इंडिया में देखा गया है 16 सालों बाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। आप इस आउल का नाम याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ओके, इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस इंफॉर्मेशन। मैं पंचायती राज का करंट अफेयर कराने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। कौन से दिन इंडिया सेलिब्रेट करती है पंचायती राज दिवस? एवरी ईयर ऑन 24 अप्रैल, ठीक है। कहाँ से इसको शुरू किया गया था, मतलब जो पहली पंचायती राज या जो पहली पंचायत थी वो कहाँ पे स्टैब्लिश करी गई थी? नागौर राजस्थान में। ये 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। सो द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज विल ऑर्गेनाइज अ 1 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब अब तो ऑर्गेनाइज कर भी चुकी है 11 मार्च को, जहां पे बेसिकली WER की बात करी, विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करी, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइज हुआ इवेंट, ये कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ अंडर दी सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। The conference will bring together around 700 participants, 700 women ने participate करा, ठीक है, जिसमें ज्यादातर women representatives ही थी from all over India, ठीक है। मतलब हर इंडिया के जो important पंचायत के representative थी women, उन्होंने participate करा। India officials from government ministries and representatives from UN agencies, मतलब यहाँ पे सिर्फ ये women ही नहीं थी, कुछ officials भी थे इंडिया की वेरियस मिनिस्ट्रीज के, और कुछ यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए थे। सो इंपॉर्टेंट है, अगर सीधे करंट अफेयर में नहीं आया तो ये 2 इंफॉर्मेशन तो जरूर पूछी जाएगी स्टूडेंट्स, ओके। तो याद रखिएगा, ये हुआ था 1951 में अंडर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। सी आई थिंक दिस विल कम इन योर एग्जामिनेशन। आप इसको अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं, बट एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है
सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रोवाइड करा इनको, इनका नाम है हरीश राणा। सी इनके साथ एक मिसहैप हुआ था 2013 में, इनका एक्सीडेंट हुआ था, ये गिर गए थे और इनके ब्रेन में बहुत ही सीवियर इंजरीज आई थी, उस वजह से ये कोमा में थे और ये कोमा में रहे 13 इयर्स इसी कंडीशन में। मैं जो आपको ये दिखा रही हूँ, इनको ट्यूब से फीड कराया जाता था और ये ऐसे ही रहते थे। तो भाई बहुत ही लंबा समय है 13 इयर्स, राइट। तो भाई इनके फैमिली ने अपील की थी कि इन्हें क्या दिया जाए, इन्हें दिया जाए यूथेनेसिया, ठीक है, यूथेनेशिया दिया जाए, वो भी पैसिव। अब मैं समझाती हूँ अभी क्या होता है, बट अभी आपको इनका नाम याद रखना है, हरीश राणा, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें क्या परमिट कर दिया, पैसिव यूथेनेशिया। बिकॉज अब ये बन जाता है इंडिया का फर्स्ट केस जहां पे किसी को क्या दिया गया, पैसिव यूथेनेशिया। ठीक है, इसको समझते हैं, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि लीगल है और एथिकल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पेशेंट को अलाउ करा जाता है कि पेशेंट क्या कर सकते हैं, अपनी मृत्यु चुन सकते हैं। ठीक है, ऑनेस्टली पेशेंट तो नहीं चुन पाएगा क्योंकि वो तो उस कंडीशन में नहीं है, उनके फैमिली मेंबर्स। कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस भी दूसरे देशों में देखी गई है जहां पे अगर पेशेंट कॉन्शियस है लेकिन उन्हें पता है कि वो या तो डायलिसिस पे है या वेंटिलेटर्स पे है या किसी फूड पाइप पे है, ये जो सारे मैंने अभी आपको सोर्सेस बताए इनको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड आर्टिफिशियल लाइफ। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इंसान अपने ऑर्गन्स के बेसिस पे तो जिंदा नहीं रह पा रहा, तो उनको आर्टिफिशियली जिंदा रखा जा रहा है। तो ऐसे में कई लोग खुद भीख मांगते हैं या मृत्यु की क्या मांगते हैं, बेसिकली परमिशन मांगते हैं। इनके केस में तो ये कॉन्शियस थे ही नहीं, इनकी फैमिली ने सॉर्ट किया सुप्रीम कोर्ट को और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये जो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट है वो वेंटिलेटर हो, डायलिसिस हो, फूड पाइप्स हो, जो भी उनको विड्रॉ कर लिया जाता है। तो इसे पैसिव यूथनेसिया देते हैं बिकॉज धीरे धीरे फिर क्या होगी, सांस रुक जाएगी क्योंकि ऑर्गन्स तो काम कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, लाइफ को एंड कर दिया जाता है। अगर मैं बताऊं हरीश राणा को कब दिया गया ये, मतलब इन्होंने अपनी लास्ट सांस दी 24 मार्च को, इनको 24 मार्च को पैसिव यूथनेशिया दिया गया और ये ही पास्ड अवे ऑन दिस डे। ये इंडिया का पहला केस है स्टूडेंट्स, इसीलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू जेवर एयरपोर्ट। मैं पहले भी करंट अफेयर्स में करा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट है। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the phase 1 of the Noida International Airport. So अगर आपसे कोई पूछे जेवर एयरपोर्ट के बारे में, उसकी लोकेशन तो उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पे, नोएडा। मतलब ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, NIA ऑन 28 मार्च। कब करा इनॉग्रेट, 28 मार्च को, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन टू इंडियाज एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। बिल्कुल, जब भी एक नया एयरपोर्ट क्या होता है, ऑपरेशनलाइज होता है, तो कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री के एविएशन सेक्टर को एक बूस्ट मिलता है। द एयरपोर्ट लोकेटेड अलोंग द यमुना एक्सप्रेसवे इन गौतम बुद्ध नगर, ये भी पता होना चाहिए लोकेशन, इज सेट टू बिकम द सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्विंग इन द दिल्ली एनसीआर रीजन आफ्टर द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर मैं दिल्ली एनसीआर रीजन की बात करूं तो हमारे पास एक ही एयरपोर्ट था, एक ही, आई मीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, तो वो था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज इन न्यू दिल्ली। बट एक और अब मिल गया है इस एनसीआर रीजन में, बिकॉज नोएडा भी एनसीआर रीजन का एक पार्ट है, तो उसका नाम क्या है, जेवर एयरपोर्ट इन यूपी, नोएडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कुसुनपुर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कुसुनपुर है कहां पे, ओडिशा में, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और ये क्यों न्यूज में था, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बन गया है पहला स्मार्ट विलेज अंडर अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR ने इसको घोषित किया है। क्या, स्टेट का पहला स्मार्ट विलेज। फिर से आपके लिए एक होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट स्टेट। ठीक है, चलिए एक हिंट है, क्या ये कोई साउथ इंडियन स्टेट है, मतलब जिसका ये विलेज है, पहला स्मार्ट विलेज। ठीक है, स्टेट बताना है आपको, नाम लिखना है स्मार्ट विलेज का। फिलहाल कुसुनपुर ओडिशा का बनता है पहला स्मार्ट विलेज। ठीक है, क्यों, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, डिजिटलाइज्ड होगा यहाँ का सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा, यहाँ का हेल्थ केयर सेक्टर बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर, लाइफस्टाइल, सब कुछ काफी सस्टेनेबल है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए
अभी स्टेट न्यूज चल रही है, अब ओडिशा की स्टेट न्यूज कवर कर ली तो देखते हैं JNK यूटी के बारे में क्या दिया गया है। अपना पहला मेडन रणजी ट्रॉफी टाइटल, सबसे पहले रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, क्रिकेट। इन्होंने डिफीट किसे किया है? 8 टाइम चैंपियन कर्नाटका, जिसको बोलते हैं KSCA राजनगर, सॉरी कर्नाटका को कौन से स्टेडियम में डिफीट करा? KSCA राजनगर स्टेडियम में डिफीट करा। On the 5th day, the visitors asserted complete dominance, sealing the championship in emphatic fashion and marking a transformative moment in Indian domestic cricket. क्योंकि पहली बार JNK as a UT has won this Ranji Trophy, so this question becomes very, very important for your exam. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं। The Indian Premier League IPL 2026, अब पहला स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कि IPL शुरू कब हुआ? 2008 में हुआ। IPL को सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सी टीम ने जीता है? 5 टाइम्स, CSK 5 टाइम, MI दैट इज मुंबई इंडियंस एंड 3 टाइम कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ठीक है, अभी लास्ट जीता था RCB ने आफ्टर 18 ईयर्स, ठीक है, अपना पहला मेडन IPL ट्रॉफी। अगर मैं बात करूं IPL की 2026 की, ये शुरू होने जा रहा है, इसलिए करंट अफेयर में है। ये कौन सा सीजन है ये पता होना चाहिए, 19th सीजन है इस लीग का। यहाँ पे टॉप प्लेयर्स आएंगे, टॉप टीम्स आएंगी अराउंड द ग्लोब। फैंस ईगरली वेट, मतलब टीम्स तो सारी इंडिया की ही है, बट जो प्लेयर्स हैं वो बेसिकली ग्लोबली आए हैं। फैंस ईगरली वेट एवरी ईयर टू एंजॉय फास्ट पेस T20 मैचेस। फॉर्मेट क्या रहता है? T20, यू वेरी वेल नो, ठीक है। और यहाँ पे जो पहला मैच है वो किसके बीच है? ये खेला जाएगा, अब तो खेला भी जा चुका है, RCB और सनराइजर्स हैदराबाद। ये कब तक चलेंगे? ये चलेंगे 31 मई 2026, उस दिन रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो काफी एक लंबी सीरीज है, यू कैन सी 2 मंथ्स, ठीक है। और यहाँ पे भाई कोई कंट्री एज अ कंट्री प्लेयर्स डू नॉट पार्टिसिपेट, जैसा कि कन्वेंशनल क्रिकेट खेला जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट CSK, सो ग्लोबली प्लेयर्स जो CSK के मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया कब शुरू हुए थे? स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ स्टैटिक गिव अवेज भी दे रही हूँ बीच में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखना। खेलो इंडिया गेम शुरू होते हैं 2018 में, और इसके अंदर बहुत से सर्किट्स हैं, जैसे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एंड व्हाट नॉट, राइट। सो अब हुआ है पहली बार, बिकॉज इनॉग्रल एडिशन है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ठीक है। इसका वेन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ होंगे ये? छत्तीसगढ़ में होंगे। द स्पोर्टिंग इवेंट विल टेक प्लेस अक्रॉस द 3 cities, रायपुर, जगदलपुर एंड सरगुजा, ठीक है। सो इन 3 जगह जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहां पे इवेंट्स होंगे एंड एम्स टू प्रमोट स्पोर्टिंग टैलेंट अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज। सो ट्राइबल कम्युनिटीज में जो छुपा हुआ टैलेंट है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको बेसिकली क्या करा जाएगा? इस मंच के थ्रू रिप्रेजेंट करा जाएगा, वो पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो अनाउंसमेंट है किसने की? यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मनसुख मांडवीय, ठीक है। सो मनसुख मांडवीय। चलिए अगला है 20th क्वेश्चन, IOC, ठीक है। ये तो पहले इंपॉर्टेंट है कि IOC स्टैब्लिश कब हुई? 1894 में। इसके ठीक 2 साल बाद 1896 में पहले मॉडर्न ओलंपिक्स, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स वर प्लेड, और ये कहां हुए थे? एथेंस। एथेंस कहाँ है? ग्रीस में। ये जो 2 इंफॉर्मेशन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछी गई है, स्टूडेंट एक बार देख लीजिए। अगर आप ये समझ गए तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर समझते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, जो ट्रांसजेंडर विमेन एंड DSD, दैट इज डिफरेंसेस ऑफ सेक्स डेवलपमेंट एथलीट्स हैं, जो कि स्ट्रेट नहीं है, जो कि या तो मेन या वुमेन नहीं है, इस कैटेगरी में लाई करते हैं। एथलीट्स आर नो लॉन्गर बी अलाउड टू कम्पीट इन फीमेल कैटेगरीज, मतलब ये फीमेल कैटेगरीज ओलंपिक में नहीं खेलेंगे। सिंपल सी बात है, बिकॉज इनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होगी वो वेरी करेगी एक स्ट्रेट वुमेन के साथ, राइट। तो कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं होगा,
और किसी भी गेम की स्पिरिट होती है ना, जस्टिस होना चाहिए, फेयर प्ले होना चाहिए. सो दिस थिंग विल अप्लाई टू लॉस एंजलिस. ये अभी से तो नहीं, बट 2028 में जो LA में, लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होंगे, वहां से अप्लाई होगा. वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. कौन सी कैटेगरी में? फीमेल कैटेगरी में. द डिसीजन इज एम्ड टू एंश्योर फेयरनेस इन कॉम्पिटिशन, एज आई टोल्ड यू. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा. चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द ग्रां प्री. लेकिन ग्रां प्री कौन सी? If I talk about the World Para Athletics Grand Prix, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें. पहले इंपॉर्टेंट है वेन्यू, बिकॉज ये जो इवेंट थे, इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स इवेंट थे, ग्रां प्री थी, रेसिंग जिसको बोलते हैं. ठीक है, वो उसका वेन्यू था इंडिया, दैट इज न्यू दिल्ली. और इंडिया ही मेडल टैली पे सबसे ऊपर है विद 208 मेडल्स, जिसमें से 75 है गोल्ड, 69 है सिल्वर एंड 64 है स्टूडेंट्स ब्रॉन्ज मेडल्स. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस ग्रां प्री में. तो इंपॉर्टेंट है, इसका वेन्यू इंपॉर्टेंट है, और इंडिया कितने मेडल जीता, मेडल में भी गोल्ड मेडल कितने थे. बस ये 3 इंफॉर्मेशन काफी होंगी आपके लिए. आगे है अगला क्वेश्चन. इंडिया सिक्योर्ड अ हिस्टोरिक ट्रायम्फ इन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव डिस्कस्ड इट बिफोर ऑल्सो, जब हमने MCQ बेस्ड करंट अफेयर्स करे थे. ये तो सभी को पता होना चाहिए. दिस इज द थर्ड टाइम इंडिया हैज वन दी T20 वर्ल्ड कप. डिफीट किसको करा? न्यूजीलैंड को. एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था इनके सामने, और 96 रन के मार्जिन से जीत भी गई इंडिया एट दी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद. ठीक है, ये क्या है, अगर मैं स्टेडियम की बात करूं, ये वर्ल्ड का एक सबसे मतलब इट्स द ओनली स्टेडियम इन द वर्ल्ड जिसमें करीब मतलब सबसे ज्यादा लोग क्या कर सकते हैं, स्पेक्टेट कर सकते हैं किसी भी क्रिकेट मैच को एज एन ऑडियंस. ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 1,32,000. सो इतने लोग एक साथ क्या देख सकते हैं, मैच को देख सकते हैं. ठीक है, तो इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है. ठीक है, चलिए, तो इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा. पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007. ठीक है, जिसको भी इंडिया ने ही जीता था बाय डिफीटिंग पाकिस्तान. चलिए, सबरीना विटमैन, इनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं. सी, इन्होंने एक कमाल का अचीवमेंट लिया है. इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है जर्मन फुटबॉल में, क्योंकि ये बनती है फर्स्ट वुमेन टू मैनेज प्रोफेशनल मेंस फुटबॉल टीम इन द कंट्री. ठीक है, तो एक कोच है 34 ईयर ओल्ड. ठीक है, चलिए, रिसेंटली एक्सटेंडेड हर कॉन्ट्रैक्ट विद FC Ingolstadt for reinforcing the club trust in her leadership. तो बस नाम इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाम बस याद कर लीजिएगा कि कौन सी है पहली महिला प्लेयर सबरीना विटमैन जिन्होंने प्रोफेशनल मेंस फुटबॉल टीम को क्या किया है, मैनेज किया है. इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ठीक है, स्पोर्ट्स. अब ये कौन है और कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? ये खेलते हैं बैडमिंटन. मैं बात कर रही हूँ लक्ष्य सेन की. बैडमिंटन खेलने वाले लक्ष्य सेन, इन्होंने डिलीवर करा है एक कमाल का परफॉर्मेंस, और अब इन्होंने अपनी एंट्री कहाँ ले ली है? फाइनल्स ऑफ ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, मार्किंग हिज सेकंड अपीयरेंस इन द प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट टाइटल क्लैश. ये सिर्फ 24 ईयर ओल्ड है, शटलर है, एज आई टोल्ड यू, ही इज अ बैडमिंटन प्लेयर. ये इन्होंने कनाडा के विक्टर लाय को डिफीट किया सेमीफाइनल में. ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है बैडमिंटन के. ठीक है, चलिए, आप देख ही सकते हैं कौन से सेलिब्रिटी हैं भाई. शाहरुख खान, बहुत आप में से होंगे जिनके फेवरेट एक्टर भी होंगे. ही सच अ फाइन आर्टिस्ट. शाहरुख खान हैज एंटर्ड हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026. जो सबसे रिच होते हैं ना, उनकी ये लिस्ट होती है. ठीक है, विद एन एस्टिमेटेड नेट वर्थ, इनकी नेट वर्थ क्या है? $1.3 बिलियन, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द एक्टर्स ग्लोबल फाइनेंशियल स्टैंडिंग. द लिस्ट वाज रिलीज्ड ऑन 5th of March, और यहाँ पे विश्व के कुछ बिलियनियर्स थे. स्पेशली ये जो लिस्ट है ना, ये कौन सी करेंसी पे बेस्ड है? US डॉलर पे. ठीक है, तो कौन सी करेंसी को स्टैंडर्ड माना जाता है? US डॉलर को. और वेल्थ सबकी कैलकुलेट करी अप टू 15 Jan 2026. तो इनका भी नाम है. ठीक है, चलिए, आप मुझे ये बताएंगे ये कौन सी रैंक पे है. दिस इज द होमवर्क फॉर यू. ओके, हु इज ही? इनका नाम है काव्य मदानी.
कावे मदानी, ये किसके डायरेक्टर हैं? डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। तो आपको पता ही चल गया होगा इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते ही कि ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए कुछ ना कुछ हमेशा क्या करते हैं, बेसिकली अपना स्टेप फॉरवर्ड रखते हैं, इनका फील्ड ही यही है। इनको अवार्ड किया गया है 2026 के स्टॉकहोम वाटर प्राइज से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस प्राइज का नाम याद रखना और ये किसे दिया गया है, ठीक है। वाटर रिसर्च पे इनको ये प्राइज दिया गया है। इस अनाउंसमेंट को 18 मार्च को अनाउंस किया था, कहाँ पे? यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में, अहेड ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। सो विद द अवार्ड टू बी प्रेजेंटेड इन अगस्त, अवार्ड हालांकि कब दिया जाएगा? अगस्त में दिया जाएगा, जब स्टॉकहोम में क्या होगा? वर्ल्ड वाटर वीक सेलिब्रेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ओके, सो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे, इनको एक अचीवमेंट मिली है, एक माइलस्टोन मिला है, इन्होंने एंटर करा है टॉप 100 इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2026, और वो भी पहली बार। मतलब एक बेसिकली रैंकिंग, एक रिपोर्ट आई जिसमें पूरे वर्ल्ड में जो फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनका नाम शामिल है, इंडिया की भी है IIM कोझिकोडे, ठीक है। और पहली बार IIM कोझिकोडे को इस लिस्ट में एक स्थान मिला है। सो इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, ये इंडिया की कहीं ना कहीं एकेडमिक रेपुटेशन को शो करता है, स्ट्रेंथन करता है इंडिया की पोजीशन ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग्स में, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिएगा कि कौन बेसिकली किसने ज्वाइन किया IIM कोझिकोडे। चलिए, the next information is regarding Karnataka. The Karnataka government has proposed a ban, very important, ban लगा दिया है। कौन सी गवर्नमेंट ने? कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। जो 16 या 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या किया जाएगा? बैन किया जाएगा, ठीक है। मतलब उनको नहीं, उनको इंटरनेट बेसिकली एक्सेस करने से बैन किया जाएगा। दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेस इंटरनेट, ठीक है। ये इनके स्टेट बजट में मेंशन्ड है 2026-2027 के। चीफ मिनिस्टर सिद्धार महिया अनाउंस द मूव व्हाइल प्रेजेंटिंग हिज 17th बजट। कौन सा बजट था ये? कर्नाटका का 17th, ठीक है। ये क्यों ऐसा करा है इन्होंने? इनका एम क्या है? टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव मोबाइल फोन यूसेज अमंग माइनर्स, व्हिच इज अ गुड स्टेप आई गेस, राइट। चलिए, अगला है तमिलनाडु से रिलेटेड। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, ठीक है, चीफ मिनिस्टर का नाम दिया हुआ है। इन्होंने क्या लॉन्च किया है? तमिलनाडु वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम, व्हिच इज नोन एज TWEES। तो सबसे पहले तो इसी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी कन्वीनियंस के लिए स्टूडेंट, टू प्रमोट वुमेन लेड बिजनेस इन द स्टेट, ताकि वुमेन क्या कर सके? बिजनेस कर सके, एंटरप्रेन्योर बन सके, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट हो सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। द इनिशिएटिव डिजाइन बाय द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, व्हिच इज नोन एज MSME डिपार्टमेंट, एम्स टू एनकरेज 1 लाख वुमेन। अब ये डेटा भी आएगा कि कितनी वुमेन को एनकरेज करा है? 1 लाख वुमेन को टू टेक अप एंटरप्रेन्योरशिप ओवर द नेक्स्ट 5 years। मतलब ये चाहते हैं कि अगले 5 सालों में करीब 1 लाख वुमेन तो आए और बिजनेस की तरफ बढ़े, ठीक है। चलिए, the next information is regarding this hydroelectric project, that too in Assam, ठीक है। ये क्या है? पहले तो इसकी कैपेसिटी क्या है? 120 मेगावाट लोअर कोपली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसको इनॉग्रेट किया, हालांकि जा तो नहीं पाए बट वर्चुअली इनॉग्रेट करा है प्राइम मिनिस्टर ने। द प्रोजेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नॉर्दर्न इंडिया इन एनहांसिंग रीजनल पावर जनरेशन कैपेसिटी। सिंपल सी बात है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी अगर कुछ इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 2 ही चीजें याद रखने की जरूरत है स्टूडेंट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कि ये जो रीसेंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे आया है? लोअर कोपली, असम में, और इसकी कैपेसिटी क्या है? दैट इज 120 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्लीन एनर्जी। चलिए, ये तो बहुत न्यूज में था भाई। 28 फेब को क्या होता है? हमला कर देती है कौन? इजराइल ईरान पे अलोंग विद द US, राइट। तो भाई इसमें कौन किसको बेसिकली असैसिनेशन किसका हो जाता है? जो कि सुप्रीम लीडर थे ईरान के, ठीक है, अयतुल्ला खमीनी का। अब इनके जो बेटे हैं
अयतुल्ला अली खमीनी के जो बेटे हैं, क्योंकि इनकी तो हो गई डेथ, मोज्तबा Hosseini Khamenei, the son of Iran's long-time supreme leader, has reportedly been chosen as the country's next supreme leader following his father's death in a joint United States-Israel strike. तो बस यही पूछेगा who is the new supreme leader of Iran now? So it's Mojtaba Hosseini Khamenei. ठीक है, son of Ayatollah Ali Khamenei. चलिए, वाओ, व्हाट इज इट? डार्क ऑक्सीजन. सबसे पहले आपके मन में आएगा हाउ दिस ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम दी कन्वेंशनल ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से डार्क ऑक्सीजन कैसे अलग है? देखिए, यहाँ पे सनलाइट नहीं है क्योंकि ओशन के करीब 13,000 फीट नीचे है ये, या फिर 4,000 मीटर नीचे. और यहाँ पे क्योंकि सनलाइट नहीं है तो क्या नहीं होता? फोटोसिंथेसिस नहीं होता. तो सनलाइट और फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में जो ऑक्सीजन पाई जाती है उसको डार्क ऑक्सीजन बोला जाता है. तो साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे थे इन द मंथ ऑफ मार्च. कहां पे? ये पूछा जाएगा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा ओशन है, राइट, हैव रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ व्हाट दे डिस्क्राइब एज डार्क ऑक्सीजन. तो वहां पे क्या पाया गया? डार्क ऑक्सीजन पाई गई. ठीक है, कहां? कितनी नीचे? करीब 4,000 मीटर्स बिलो द ओशन सरफेस, जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती, इसीलिए फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है. ठीक है, the finding challenges the long-standing scientific understanding that oxygen on Earth is primarily produced through photosynthesis, a process that requires sunlight. तो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चैलेंज हो गया है, क्योंकि हम तो अभी तक यही मानते थे कि ये जो ऑक्सीजन है वो प्राइमरीली कैसे प्रोड्यूस की जाती है? फोटोसिंथेसिस में. और फोटोसिंथेसिस में यू नो सबसे इंपॉर्टेंट है सनलाइट भाई, बट यहाँ पे फिर कैसे पाई जा रही है डार्क ऑक्सीजन? तो एक चैलेंज है, अब इस पे रिसर्च होगी. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. याद रखिएगा कि डार्क ऑक्सीजन कहां पे पाई गई, कहां पे एक्सप्लोर की गई? पैसिफिक ओशन में. कितनी डीप? वो भी एग्जाम में आपको पता होना चाहिए. चलिए, द यूनाइटेड स्टेट इज रिपोर्टेडली कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कैप्चरिंग. ईरान के कौन से आइलैंड को, खर्ग आइलैंड को क्या करना चाह रहा है? यूएस कैप्चर. A move aimed at restricting Tehran's oil revenues amid escalating tension. ये पूरा मिडिल ईस्ट का कॉन्सेप्ट है. इसकी मैंने एक बहुत ही फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाई हुई है. जितने भी इश्यूज चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जितने भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उस पर ऑलरेडी आई हैव गिवन यू अ गुड वीडियो. आप ये जाके पूरा देखिएगा. बस इतना याद रखिएगा. इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि खर्ग आइलैंड कहाँ है? ईरान पे. और उसे कैप्चर कौन करना चाहता है? यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, बस इतना. चलिए, अब यूनाइटेड नेशंस जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फाउंडिंग मेंबर्स है नेटो का, विच इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले कितने मेंबर्स हैं? 32. कब स्टैब्लिश हुई थी नेटो? 1949 में. ठीक है, तो भाई इन्होंने एक एक्सरसाइज करी, बाइएनियल एक्सरसाइज है, बाइएनियल आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स. सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं, बाइएनियल का क्या मतलब होता है? बाइएनियल का मतलब होता है एवरी 2 ईयर्स. एवरी 2 ईयर्स. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर 2026 मार्च में एक्सरसाइज हुई तो अब होगी 2028 में. तो गैप कितने सालों का रहता है? 2 ईयर्स का गैप रहता है. कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि बाइएनियल का मतलब है साल में 2 बार. नहीं, दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन. ओके, सो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो हैज लॉन्च्ड इट्स बाइएनियल आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड cold response beginning on 9th March and continuing till 19th of March. तो 10 दिनों की एक एक्सरसाइज थी. The drills are being conducted amid heightened geopolitical tensions in the Arctic region, particularly following recent discussions surrounding Greenland's strategic importance. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. कितना ब्यूटीफुल आप देख सकते हैं, बिकॉज आर्कटिक रीजन की अगर बात करें, इट इज फुल ऑफ स्नो, राइट. बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी डाउन रहता है. तो ऐसे में नाटो ने जो एक्सरसाइज की उसका आपको नाम पता होना चाहिए. चलिए, लेट्स डू द नेक्स्ट वन. जस्ट टेक इट 1 सेकेंड और 10 सेकेंड ब्रेक. ईरान ने डिप्लॉय की है. सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, जो सेजल बैलिस्टिक मिसाइल है वो किसकी है? याद रखना, ईरान की है. ये जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसी के रिगार्डिंग ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है. इन्होंने पहली टाइम डिप्लॉय की है ये जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. The missile was launched as a part of a wave of attacks under Iran's Operation Promise 4. तो आपसे दूसरी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन
कैसे पूछेंगे एग्जामिनर कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 किसका है, कौन सी कंट्री का है, ईरान। और इस ऑपरेशन का एम क्या है, दे विल टारगेट द इजराइल मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ टारगेट नहीं करेंगे, उनको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट्स द नेम ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल, सेजिल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कौन सी मिसाइल है। इट्स नॉट अ क्रूज मिसाइल, इट्स अ बैलिस्टिक मिसाइल। ये कौन है, ये है भूमिका श्रेष्ठा। ये 37 ईयर ओल्ड एलजीबीटीक्यू राइट एक्टिविस्ट है। इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। ये बन जाती है नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब नेपाल में रिप्रेजेंटेशन है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को, और वहां की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कौन है, भूमिका श्रेष्ठा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हर अपॉइंटमेंट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन साउथ एशियाज जर्नी टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। देखिए एलजीबीटीक्यू भी एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी में ही आती है, इनको भी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, इनका भी उतना ही हक है। यही तो कहता है ना फंडामेंटल राइट, इवन हमारे देश के भी जो फंडामेंटल राइट्स है कि सबको इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो हालांकि ये नेपाल का करंट अफेयर है, बट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे एक रिपोर्ट जो कि आई 2026 में। ये हर साल आती है, एग्जाम में भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट, रेपिटेटिव बेसिस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो भाई ये कब रिलीज हुआ, 18 मार्च को। ठीक है, यहाँ पे देखा जाता है, सी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो जीडीपी, सबसे पहले तो जीडीपी देखी जाती है हर देश की, जितने भी देशों का डेटा लिया जा रहा है। फिर उनका हेल्थ केयर, उनकी इकोनॉमी, उनका सराउंडिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ देखकर एक रैंक दी जाती है। हमेशा से फिनलैंड रैंक 1 पे ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, आई मीन। ठीक है, सो ईरान बनती है हैप्पीएस्ट कंट्री 2026 की भी। देखा, मैंने बोला ना 9th कॉन्सिक्यूटिव ईयर है ये फिनलैंड का। पिछले 9 सालों से सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, फिनलैंड। कंटिन्यूइंग द डोमिनेंस ऑफ नॉर्डिक नेशंस, बेसिकली नॉर्डिक नेशंस ही रहते हैं टॉप पे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑलराइट। लेकिन इंडिया का क्या स्थान है, अनफॉर्चुनेटली 116। तो इंडिया की भी रैंक याद रखिएगा, बस 2 रैंक याद रखिएगा, इंडिया की और किसने टॉप किया है। चलिए एक एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। ये इंडियन आर्मी का जो कंटिंजेंट है ये सेशेल्स पहुंचा। ठीक है, और सेशेल्स पहुंच के इन्होंने पार्टिसिपेट करा है 11th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामित्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, ये कौन सी 2 नेशन के आर्म्ड फोर्सेस के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया एंड सेशेल्स। ठीक है, चलिए द एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड विद द सेशेल्स डिफेंस फोर्सेस SDF एंड द सेशेल्स डिफेंस एकेडमी। 9 मार्च को शुरू हुई, 20 मार्च तक बेसिकली ये चली। ठीक है, द इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सेशेल्स एंड एम टू स्ट्रेंथन ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन। सी एम तो बेसिक ही होते हैं, कोई भी जब 2 देशों के या 3 देशों या मल्टीलेटरल कंट्रीज के बीच कोई एक्सरसाइज होती है, देयर इज अ वेरी कॉमन एम, that is to basically increase the defense ties and then to basically exchange the tactics, right? एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, maneuvers एक दूसरे के लर्न करते हैं। चलिए 39th, ओके, इसे क्या कहा जा रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है शेषनाग 150। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, व्हाट इज शेषनाग। ठीक है, यही पूछा जाएगा, एग्जाम में कई बार आया है। इट्स अ लॉन्ग रेंज स्वार्मिंग ड्रोन। तो आपसे ऑप्शन में दे देंगे वेदर इट्स अ मिसाइल और इट्स अ ड्रोन और इट्स अ रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम और इट्स अ गन। सो शेषनाग 150 इज अ ड्रोन, दैट टू अ लॉन्ग रेंज स्वार्मिंग ड्रोन। अटैक करता है, अभी तो फिलहाल टेस्टिंग ही चल रही है। डेवलप किसने किया है, बैंगलोर based startup जिसका नाम है न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज। The drone represents India's effort to build cost-effective and flexible unmanned systems similar to those increasingly used in the modern conflicts। ठीक है, तो ये करेगा क्या, इंडिया का बेसिकली सिंपल सी बात है, आपने एक इंडिजिनस प्रोग्राम इंडिया का सुना ही है, विच इज नोन एज आत्मनिर्भर भारत, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो उसी के अंडर ये है, इसीलिए एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली एक्सरसाइज है इंडियन नेवी की, जिसका मतलब इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट करा एक एक्सरसाइज में जिसका नाम है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026। ये यूनाइटेड नेशन लेड करता है जनरली इस एक्सरसाइज को। इसमें बहुत सारे नेशंस, मैंने बोला ना इंडिया भी पार्टिसिपेट किया, देयर आर सो मेनी नेशंस व्हिच पार्टिसिपेटेड इन दिस एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW ड्रिल
और ये कहाँ पे हुई? एंडरसन एयर फोर्स बेस इन गुआम, ठीक है। द एक्सरसाइज हेल्ड एनुअली इन द इंडो पैसिफिक, ये हुई कहाँ पे? ये हर साल वैसे इंडो पैसिफिक ही होती है। गेन्स एडेड सिग्निफिकेंस एमिड इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये जो वेस्ट एशिया में टेंशन चल रही है, कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़े रिटेलिएशन की या कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की अगर वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन आती है, तो ऐसे में हर नेशन क्या रहना चाहता है? रेडी, दैट टू बिफोर हैंड, ओके। So that's why this exercise was conducted. The Indian Navy has initiated, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, ऊर्जा सुरक्षण। सबसे पहले ऊर्जा सुरक्षण को किसने इनिशिएट किया? कौन सी डिफेंस फोर्सेस ने? इंडिया की। सो इट्स इंडियन नेवी। ये क्या था, इन्होंने क्या करा? दे सेफगार्डेड the shipments passing through the strategically vital Strait of Hormuz। अभी आपको पता है वेस्ट एशिया में क्या ही चल रहा है, राइट? सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थोड़ा सा क्या है, बेसिकली इसको ब्लॉक करने की भी ईरान ने कई बार बात कही और कहीं ना कहीं वहां पे टेंशंस हैं, ठीक है। तो बेसिकली द ऑपरेशन इज बीइंग कंडक्टेड विद प्रिसिजन एंड लिमिटेड पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं करी गई थी। जब ये पूरा कंडक्ट हो गया तब ये न्यूज में आया, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या करा गया, जितने भी इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स थे जो कि क्रिटिकल एनर्जी सोर्सेस, किसी क्रूड ऑयल या एलएनजी, पीएनजी या फिर एलपीजी या क्रूड ऑयल को कैरी कर रहे थे, उनको क्या करा गया? सिक्योरली ट्रांजिट करा गया, मतलब उनका मूवमेंट क्या करा गया? स्मूथ करने की कोशिश। क्योंकि कहीं पे भी कोई भी कार्गो अगर इमेजिन करिए रुक जाए तो कितना ज्यादा इशू होगा एनर्जी का, राइट? चलिए, आप देख ही रहे हैं वैसे भी एलपीजी शॉर्टेज हो ही रही है। द इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड INS दूनागिरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके बारे में स्टूडेंट्स कई बार बता चुकी हूँ। आप प्लीज एक बार जाके उन वीडियोस में देखिएगा, मैंने पूरी तरीके से आपको प्रोजेक्ट 17A समझाया है। मैं अभी थोड़ा सा बता दूं किसके अंडर 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स क्या हो रही हैं? प्रिपेयर हो रही हैं। जैसे कुछ के नाम मैं आपको बता सकती हूँ, INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, ठीक है। तो बाकी 2 नाम भी आप नोट करिएगा। ये कौन सी है? 5th है, स्टेल्थ फ्रिगेट है, ठीक है। ये नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट के अंदर क्या करी गई? स्टैब्लिश करी गई। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट 17A का नाम याद रखिएगा। और क्योंकि इंडियन नेवी को ये मिल गई है अब, स्टेल्थ का मतलब होता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें एनिमी रेडार पे ये जितनी भी शिप्स हैं वो डिटेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये भाई इंपॉर्टेंट है, बट कई बार करा रखा है स्टूडेंट्स, इसीलिए आपको इसको करना है, खुद से समझना है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश ने क्या कर लिया है? बहुत ही मेजर टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट और या फिर एक टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन अचीव किया है। कैसे? इन्होंने आंध्र प्रदेश का ही नहीं, इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करा है 14 अप्रैल को 2026। कहाँ पे? अमरावती में। अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट। जो सीएम है आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि ये क्या था, बेसिकली एक नेशनल क्वांटम मिशन जो कि 2023 में इंडिया ने लॉन्च किया था, उसका एक पार्ट है। आत्मनिर्भर भारत का ही ये सब अम्ब्रेला स्कीम्स हैं जितनी भी हैं, तो इंपॉर्टेंट है। पहला क्वांटम, मैं इतना आपको हेल्प कर दूं, क्वांटम जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो एक नेक्स्ट जेन, दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स यूज होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है इस कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है इस क्रैब से रिलेटेड। रिसर्चर्स हैव रिसेंटली आइडेंटिफाइड अ यूनिक बायोलॉजिकल फिनोमेना इन फ्रेश वाटर क्रैब स्पीशीज। इसका नाम क्या है इस क्रैब का? वेला कार्ली, इन द फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली नेशनल पार्क, केरला, ठीक है। तो पहला 2 इंफॉर्मेशन है, एक तो वेला कार्ली अगर पूछा एग्जाम में कि ये क्या है तो आप बताएंगे इट्स अ क्रैब, ठीक है। दूसरा साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? कई बार न्यूज में भी रहा, इंपॉर्टेंट है, केरला। बस इसको पाया गया, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ओके, important. India's private space sector is preparing for a major milestone as Hyderabad-based startup, अब ये नाम याद रखिएगा, स्काईरूट एरोस्पेस ने क्या कर लिया है? लॉन्च कर दिया है विक्रम-1। विक्रम-1 क्या है? कंट्री का पहला प्राइवेटली डेवलप, बिकॉज डीआरडीओ नहीं है इसके पीछे, कोई भी गवर्नमेंट फर्म नहीं है, पहला प्राइवेट डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है। अच्छा, ये क्या करते हैं? बेसिकली ये जो ऑर्बिटल रॉकेट्स होते हैं ना, पेलोड्स कैरी करते हैं और इसको अर्थ के ऑर्बिट में जाके उन पेलोड्स को क्या कर देते हैं? बेसिकली उस ऑर्बिट में किसी भी पेलोड होता क्या है, जैसे कि कोई सैटेलाइट हो गई,
या कोई स्पेसक्राफ्ट हो गया। तो भाई यहाँ अर्थ से किधर ले जाना, ऑर्बिट में, अर्थ की, सॉरी मेरे कहने का मतलब है अर्थ की क्रस्ट से, लैंड से अर्थ के ऑर्बिट पे ले जाना। तो सोचिए ग्रेविटी को कितना ज्यादा डिफाई करना होगा। अगर मैं इसके बारे में बताऊं, इसकी स्पीड होती है मैक 25 प्लस, विच इज समवेयर अराउंड 28,000 किलोमीटर पर आवर। अब इमेजिन करिए इस स्पीड से जाता है, ठीक है, और सैटेलाइट हो, स्पेसक्राफ्ट हो, कोई भी पेलोड हो, उसको लॉन्च कर देता है कहाँ पे, अर्थ के ऑर्बिट पे। तो ये किसने लॉन्च किया है, स्काईरूट एरोस्पेस ने, और इसका नाम क्या है, ये नाम जरूर याद रखिएगा, विक्रम 1, ठीक है। चलिए जीआई टैग्स पे भी मैं आपको कई बार क्वेश्चन करा चुकी हूँ। इस बार हम बात करेंगे असम के एक जीआई टैग की। इनको एक मेजर माइलस्टोन मिल गया है। इनका जो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया हुआ जोहा राइस है, इसको तो पहले ही मिला हुआ था। तो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम और इटली में इसका बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। सोचिए कितना, 25 मीट्रिक टन्स बेसिकली ये जो एरोमेटिक राइस है उसको गुवाहाटी से डिस्पैच करा और कहाँ भेजा गया, यूके और इटली, विच इज दी यूरोपियन मार्केट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, प्लेसेस हैं, ठीक है। तो भाई इसलिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है अगर ये डेटा नहीं पूछा तो ये जरूर पूछेंगे कि जोहा राइस कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। सो द राइट आंसर इज असम। ओके, लास्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ द डे और द लास्ट 4 क्वेश्चन। एन इंडियन फ्लैग्ड क्रूड ऑयल टैंकर जाग लद्दाखी, ठीक है, इसको सक्सेसफुली मुंद्रा पोर्ट, तो पहला तो ये पूछेगा मुंद्रा पोर्ट में किसको डिप्लॉय करा, और मुंद्रा पोर्ट है कहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, विच इज इन गुजरात। दूसरा, वहां पे एक ऑयल टैंकर को क्या कर दिया, इजीली डिप्लॉय, इसीलिए इंपॉर्टेंट था ये जाग लद्दाखी क्रूड ऑयल टैंकर, बिकॉज इसमें क्या था, 80,886 मीट्रिक टन का क्रूड ऑयल था, और ये कहाँ से हमने सोर्स किया है, यूएई से। क्यों, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तो या वेस्ट एशिया में तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो भाई ऐसे में वैसी एनर्जी क्राइसिस है, तो इसका डिप्लॉयमेंट या इसका आ जाना गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ, ठीक है। कि ऐसे टाइम में भी इंडिया क्या है, अपने इंडिया के जो मैरीटाइम लॉजिस्टिक है या जो एनर्जी इंपोर्ट नेटवर्क है इंडिया का, उसको क्या कर रखा है, स्टेबल कर रखा है, ठीक है। तो द हिल, अगला है द हिल रीजन सराउंडिंग। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन कि कलिंजर फोर्ट है कहाँ पे, आप कहेंगे इट्स इन बांदा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, ठीक है। हैज बीन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एट द नेशनल जियो हेरिटेज साइट। इसको किसका दर्जा दिया है, यूपी के इस फोर्ट को, जो कि यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में है, इसको बेसिकली नेशनल जियो हेरिटेज साइट का क्या दिया गया है, डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है। और बस इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, किसे दिया गया है ये दर्जा, नेशनल जियो हेरिटेज साइट का, एक तो कलिंजर फोर्ट को दिया है और कलिंजर फोर्ट की लोकेशन क्या है, दैट्स इट। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, ये कब आई, ये आती है आपकी 1958 में, इसको फाउंड किया गया था, कब, 1 जनवरी को, ठीक है। ये पूरी डेट याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो डीआरडीओ ने और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है क्या, इंडिजिनस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, ठीक है। 150 से इसलिए बोला गया है क्योंकि ये 150 केजीज का कार्गो, जिसमें मेडिसिन, फूड, स्पेयर पार्ट्स कुछ भी हो सकता है, उसको क्या करेगा, बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, कहाँ पे, किसी शिप में या इनफैक्ट वाटर में भी, ठीक है। और इसको कैरी कौन करेगा, इस एडीसी को, 150 को, इस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर को, या तो पोसाइडन, ठीक है, या फिर इल्यूशन एयरक्राफ्ट। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड विद दैट द लास्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द डे, आपसे एग्जामिनर सीधे पूछेगा व्हाट इज अग्रे, सो you'll आंसर अग्रे इज एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। शैलो मतलब जो पानी ज्यादा डीप नहीं होता, तो वहां पे अगर किसी एनिमी की सबमरीन को डिटेक्ट किया जाएगा तो क्या कर दिया जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, बिकॉज हमारे पास है अग्रे, विच इज एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ऑलराइट, इसकी डिलीवरी इंडिया ने कर दी किसको, इंडियन नेवी को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दीज ऑल आर अंडर मिशन आत्मनिर्भर भारत। सो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग 1 करंट अफेयर, ठीक है, बट कुछ मेजर इंफॉर्मेशन होती है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, फिर ये माइनर इंफॉर्मेशन भी आप अपने एग्जाम के लिए ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी वी हैव कंप्लीटेड द करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ऑलराइट, वी डिड ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स। आप इसका रिवीजन करिएगा
ऑल राइट, और एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए. विद दैट आई विश यू ऑल द लक. जय हिंद.